ठीक है, तो अपन लोग बात कर रहे थे बेटा, स्टार्ट हो रहा क्या? ठीक, तो अपन लोग नाइट्रेशन शायद कर लिया था अपन लोगों ने ना। चलो, हेलोजिनेशन भी हो गया था ना। चलो ठीक है, अभी हम लोग बात करते हैं सल्फोनेशन। ठीक है, सल्फोनेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये हमारा है फ्यूमिंग H2SO4 है ना। तो जरा देखते हैं अपन लोग रिएक्शन कैसे होती है डोनेट प्लस और ये माइनस। प्रोटिक एसिड है ना, H2SO4 एक बहुत अच्छा प्रोटिक एसिड है। यहाँ प्रोटॉन जाएगा यहाँ पे, है ना, ये बन क्या जाएगा बेटा, NH3 प्लस OSO3H माइनस, है ना। इसे क्या बोलते हैं, बाई सल्फेट और हाइड्रोजन सल्फेट, ये रिमेनिंग पार्ट। अरे एक एसिड से H निकलता तो क्या बनता है 8, है ना। इसका नाम, इतने का पार्ट क्या नाम होगा, बाई सल्फेट और हाइड्रोजन सल्फेट। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एनिलीनियम बाई सल्फेट और एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, इसको हमने अगर 180 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया तो यहाँ से वाटर माइग्रेट हो जाता है। ठीक है, H2O निकाल दो, ये मान लो ये H2 और O निकाल दो, तो बचेगा क्या, NHSO3H, है ना। अच्छा, ये क्या है बेटा, इसका क्या हो जाएगा बेटा, रीअरेंजमेंट हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट क्या होता है, पैरा पोजीशन का H यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये कंपाउंड बन जाएगा, बड़ा वेल नोन कंपाउंड है NH2SO3H। सल्फानिलिक एसिड, ये सल्फानिलिक एसिड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीजेंट है, क्योंकि इसे हम कॉमर्शली बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जो डाई बनती है, इनऑर्गेनिक डाई वगैरह बनती है, इनऑर्गेनिक डाई, वहाँ पे इस एसिड का यूज़ करते, कहते नहीं कि इसमें एसिड यूज़ हुआ है, तो ये वाला यूज़ किया जाता है। और भी यूज़ क्या है, चलो, अच्छा, ये एक ऐसा कंपाउंड तुमने सुना होगा, ज्यूटराइन। ज्यूटराइन सुना होगा कुछ, क्या होते हैं ज्यूटराइन, बताओ। हाँ बोलो। हाँ, अब यहाँ पे जरा देखना, ऐसे सब्सटेंस जो प्रोटॉन डोनेट और एक्सेप्ट दोनों कर सकते हैं, उन्हें से बोलते हैं एम्फोलाइट। क्या बोलते हैं, एम्फोलाइट। हाँ, LITE, एम्फोलाइट।
ऐसे सब्सटेंस जो प्रोटॉन डोनेट और एक्सेप्ट दोनों की टेंडेंसी रखते हैं उन्हें बोलते हैं एम्फोलाइट सब्सटेंस। तो सल्फानिलिक एसिड जो है एक एम्फोलाइट सब्सटेंस है। क्यों है? क्योंकि इसके पास देखो बेटा ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है। तो ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है और SO3H वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड पार्ट है ना। ये तो हम COOH से बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो ये प्रोटॉन दे सकता है और ये प्रोटॉन ले सकता है। तो अगर देखो इसके एम्फोलाइट नेचर की वजह से इस ज़्यूटराइन का फॉर्मेशन करता है। ये है NH2 लोन पेयर और ये हमारा हो गया SO3H, है ना। NH3 प्लस और SO3 माइनस, दिस इज ज़्यूटराइन। ज़्यूटराइन क्या होता है? बाईपोलर इन नेचर, दो पोल होते हैं ना। बाईपोलर इन नेचर। ठीक है, बोलो भाई। अच्छा, अगर मैं रिडक्शन की बात करूं, इसके रिडक्शन विद निकल, तो ये हमारा है एनिलीन। अपन ने एटमॉस्फेयर का H2 निकल के साथ हीट कर दिया, है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा? ये तो हम लोगों ने वैसी भी रिएक्शन पढ़ी है बेटा, ध्यान रखना। HOH के लिए निकल यूज़ करते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, कुछ याद आ रहा? तो ये जो रिंग को ये हमारा क्या कर देता है? रिड्यूस, है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा ये क्या बनेगा बताओ बेटा? सॉरी, ये गायब हो जाएगी। NH2 क्या नाम हो जाएगा इसका बताओ भाई? बिल्कुल, साइक्लोहेक्सेन का ई हट करके अमाइन, साइक्लोहेक्सेन अमाइन। खास बात है, दिस इज IUPAC नेम, बट इट इज नॉट ओरिजिनल IUPAC नेम। ओरिजिनल IUPAC नेम होता अमीनो साइक्लोहेक्सेन। लिखना नहीं, रहने दो, अब कंफ्यूज हो जाओगे एग्जाम के समय, नहीं करने का। इसको ही IUPAC मानो। वही मतलब अब तुम लोग, अब तभी हम ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करते हैं। नहीं तो मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताऊं तो मैं अच्छा भी लगता है, लेकिन इतना अच्छा -1 के लिए सफिशिएंट होता भी नहीं। चलो, ऐसा होता ना, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऐसे हम बता सकते हैं कि जो NH2 ग्रुप है, जो जेनरिक IUPAC था, जो IUPAC ने खुद का सिस्टम बनाया था, वहाँ पर वो अमीनो था, वो सफिक्स नहीं था कभी, वो ऑलवेज प्रीफिक्स था। फिर केमिकल एब्स्ट्रैक्ट नॉमेनक्लेचर एक्सेप्टेड बाय IUPAC, ये वाला पार्ट IUPAC ने एक्सेप्ट किया। फिर ये इतना फेमस हुआ कि ओरिजिनल IUPAC क्या हो गई? गायब हो गई, लोगों ने लिखना बंद कर दिया। सच में बहुत सारे केस जो तुम पढ़ते हो IUPAC के, वो खुद के नहीं हैं, IUPAC एक्सेप्टेड है। ठीक है, तो एक कंपाउंड के एक से ज़्यादा IUPAC नेम हो सकते हैं। हाँ, जो बात बोलते हैं कि शुरुआत में कि एक कंपाउंड का एक ही IUPAC नेम होता है, वो बात सही नहीं है। सेंटेंस क्या है? क्या? हाँ, तभी मैं एक बात कह सकते हैं कि एक कंपाउंड का एक ही IUPAC, जेनरिक IUPAC एक ही होता है ना। एक कंपाउंड का एक ही जेनरिक IUPAC होता है, ये बात सही है। बट किसी कंपाउंड के एक से ज़्यादा IUPAC नेम हो सकते हैं। तो नेक्स्ट अपन लोग जल्दी से कंप्लीट करें, कुछ बचा। कार्बोलामाइन टेस्ट ये तो कर लिया अपन ने, है ना। तो हम लोग बात करते हैं बेटा नाइट्रोबेंजीन।
है ना। इसमें तो रिडक्शन वाली पार्ट याद करने पड़ेंगे। इसका आता है रिडक्शन, कई तरह के रिडक्शन है, इसको याद रखने पड़ते हैं। टफ पार्ट ये है, नाइट्रोबेंजीन का पहली बात तो बहुत कम क्वेश्चन आता है, और आता है तो रिडक्शन का आता तो वो याद रखना पड़ता है ना। नहीं, मैं अगर तुम मेरे नोट्स देखोगे, मैं बहुत ही कम याद करने के लिए बोलता हूँ, तो जो याद करने के लिए बोले वही याद करना, अननेसेसरी याद मत करना, क्योंकि अननेसेसरी याद करने में प्रॉब्लम हो जाती है ना। तो अपन लोग, वैसे हमने ज़्यादा तुम्हें याद करवाया नहीं बेटा, करवाया है? अच्छा बोलो क्या क्या करा है, मुझे तो ज़्यादा नहीं आ रहा याद। कुछ नेम रिएक्शन है उनके रीजेंट है? तुम क्लास के बाद अब वो भी एक सेक्शन करेंगे अपन, नाम नॉमेनक्लेचर कैसे होता है बता देंगे, अभी फ़िलहाल उस पर नहीं जाएंगे। अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन करते पहले, सबसे पहले फ्रॉम बेंजीन अपन लोग कर सकते हैं। फ्रॉम बेंजीन से हम बना सकते हैं नाइट्रोबेंजीन। कैसे बनाएं बताओ बेटा? कॉन्सेंट्रेट HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेट H2SO4, बस। ठीक है। दूसरा है फ्रॉम बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट, नहीं HNO2 के साथ एक कॉपर भी यूज़ करते, वो थोड़ा सा आप वो करेक्ट कर लेना, उसमें थोड़ा सा जो कल लिखाया था ना उसमें थोड़ा सा करेक्शन है बेटा, रिएक्शन होती है। हाँ वो कर लेना, मुझे कल खटक रहा था वो याद आया। तो ये हमारा क्या है, N ट्रिपल बॉन्ड N, थोड़ा करेक्ट करना है कल, Cl माइनस HBF4, ये तो यही है के साथ हिट किया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट होता है NaNO2, HNO2 नहीं होता बेटा, थोड़ा सा रिकरेक्ट कर लो उसको। हाँ ये हमारा हो गया, कॉपर के साथ हीट करते हैं, NaNO2 कॉपर के साथ हीट करते हैं तो बन जाता है नाइट्रोबेंजीन। यही दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन थे बस सिलेबस में। इससे क्वेश्चन ना के बराबर आता है। क्वेश्चन जहाँ पे आए जहाँ पे याद करना पड़ेगा, इसके रिडक्टिव पार्ट को याद करना पड़ता है, क्योंकि हाँ बाकी कुछ नहीं है इसमें याद करने वाला बस। वैसे नाइट्रोबेंजीन कभी पूछा जाता, ज़्यादा नहीं पूछा जाता, बट क्या कह सकते हैं, मुझे भी लगता है, लेकिन अपन पढ़ा और पेपर का भी कुछ पता नहीं कब होगा। पहले तो ये भी नहीं पता ना कि कब होने वाला है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोबेंजीन, बोलो बेटा समझ में आ रहा क्या करने का? इट इज मेटा डायरेक्टिंग ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, कैसा है? इट इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, इट इज एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। अगर मैं बोलूँ इट इज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन, बट न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन के लिए क्या होगा? करे ना करे, ऐसे ही अगर क्वेश्चन आ जाए इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए क्या, हाँ बस मतलब ऐसे ही बोला है कि इलेक्ट्रोफिलिक के लिए हम एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग ऐसे बोल देते हैं। एक्चुअली में पूरा वर्ड होता है एक्टिवेटिंग ग्रुप फॉर इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक, दोनों के आंसर क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, बट ऐसे ही एक डिज़ाइन क्वेश्चन करते हैं। तो ये मेटा डायरेक्टिंग है, कोई दिक्कत नहीं अपन को। क्या बेटा?
ये अपना हो गया NO2 और ये हो गया SO3H। अरे सॉरी, कहाँ पे डाल दिया? अभी डाब मारेंगे ना तीर, ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन थे इसलिए अभी तीर मारने वाले अपन लोग हैं। चलो, ये लॉलीपॉप टाइप के क्वेश्चन थे। अब इसके जो पूछे जाते हैं वो देखते हैं, है ना। मैं इसको अच्छे खासे तीर मारता हूँ ना। हाँ ठीक है, अब बनाना स्टार्ट करेंगे बस। और ये तीनों के रिजल्ट सेम है। नोट करना स्टार्ट करो भाई। Fe+H2O, this is nitrosobenzene। आर मतलब रीअरेंजमेंट लिख रहा हूँ यहाँ पे। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या हो जाता है बेटा? रीअरेंजमेंट हो जाता है, तो बन जाता है ठीक है। मैं बता रहा हूँ इनके प्रोडक्ट क्या होंगे। पहले मैं लिख दूँ ग्लूकोज NaOH और Na3AS3O3। इसका नाम याद नहीं आ रहा यार। इसका नाम है एजोक्सी बेंजीन। एजो बेंजीन होता है ना, तो एजोक्सी बेंजीन। ZN है।
इसमें डालना है CH3OH NaOH और Zn डाल दिया तो ये Zn इस O को उड़ा देगा तो बन जाएगा बेटा एजोबेंजीन। H2O डाला बेस की जगह, सॉरी इसकी जगह H2O NaOH Zn तो NH डाइफिनाइल क्या है हाइड्राजीन। ठीक है, ये तो कर चुके थे ना। देखो बेटा ये वाली याद रखो तो लिंक लग सकता है रिएक्शन का। इसमें बन रहा है एजोऑक्सीबेंजीन। ठीक है, क्या डाला मेथेनॉल NaOH, मेथेनॉल NaOH। ये बेटा और में है, और मतलब ये मेन है, इसके सब्स्टिट्यूट में ये है और ये है। तो ये क्या है, मेथेनॉल और NaOH से बनता है एजोबेंजीन, याद कर लेना। फिर अगर आप जिंक डालोगे तो क्या उड़ जाएगा, ऑक्सीजन उड़ जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है भाई? इसको ऐसे याद कर सकते हो। ये रिड्यूसर हैं बेटा, ये सब सारी रिएक्शन क्या है, रिडक्शन वाली रिएक्शन है। तो इसमें मैकेनिज्म ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की वैसे भी अपने सिलेबस में नहीं है, तो यहाँ तो याद ही करना बेहतर होता है। किसी एक रिएक्शन की हेल्प से बाकी कर सकते हैं। इस रिएक्शन में क्या बन रहा है, एजोऑक्सीबेंजीन बन रहा। Zn आया, O को उड़ा दिया, और यहाँ पे मेथेनॉल की जगह अगर वाटर यूज़ करें तो इसका ये ऑक्सीजन भी निकल गया और यहाँ पे एक बार और रिडक्शन हो गया डबल बॉन्ड का, तो ये बन गया। ऐसे याद कर सकते हो। नहीं आया समझ में भाई? एक रिएक्शन तो याद करनी पड़ेगी, ये वाली मान लो नाइट्रोबेंजीन की मेथेनॉल और NaOH के साथ रिएक्शन कराएं तो बनता है एजोऑक्सीबेंजीन। ठीक है, फिर याद रखोगे यही सेम रिजेंट पे हमने Zn डाल दिया तो एजोबेंजीन बन जाएगा, और मेथेनॉल की जगह हमने अगर वाटर यूज़ कर लिया तो डाइफिनाइल हाइड्रोजीन बन जाएगा। ठीक है, बोल भाई। तो ये अपना कंप्लीट हो रहा अपना नाइट्रोबेंजीन। इसका टेस्ट कैसे करते हैं जरा देख लेते हैं। टेस्ट इसे बोलते हैं मिल्कन बार्कर टेस्ट। तो ये होता है बेटा, मैं बता दे रहा हूँ, कुछ नहीं है। मिल्कन बार्कर टेस्ट में क्या होता है, आपके मॉड्यूल में लिखा हुआ है, मैं समझा दे रहा हूँ। मिल्कन बार्कर टेस्ट ऑफ नाइट्रोबेंजीन, ये वाली रिएक्शन यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसमें डाल देते बेटा हम लोग क्या, टॉलेंस रीजेंट डाल देते। क्या डाल देते बेटा, टॉलेंस रीजेंट। और हमने बोला था जो हाइड्रोक्सिल अमाइन है वो टॉलेंस इफेक्ट डालते हैं। हमने टॉलेंस वाला सारा लिखा दिया था, टॉलेंस वाला बताया था, उसमें हाइड्रोक्सिल अमाइन का भी हमने केस बताया था। तो देखो बेटा यहाँ पर ये वाली रिएक्शन मिल्कन बार्कर टेस्ट में क्या होता है, नाइट्रोबेंजीन में Zn प्लस अमोनियम क्लोराइड डाला जिससे बना फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमाइन। फिर इसमें डाल दिया बेटा टॉलेंस रीजेंट, टॉलेंस, तो ये बन जाता बेटा नाइट्रोसोबेंजीन, है ना। और सिल्वर मिरर टेस्ट देगा प्लस AgSA।
ठीक है, नहीं आया समझ में? नहीं लिखना नहीं, पढ़ लेना आप, समझ, मैंने समझा दिया पूरा, नाइट्रोबेंजीन यही कंप्लीट हो जा रहा। मिल्कन बारकर टेस्ट में क्या यही वाली रिएक्शन होती है क्या? नाइट्रोबेंजीन में जिंक प्लस अमोनियम क्लोराइड डाल दिया तो क्या बन जाएगा? फिनाइल हाइड्रोक्सिलामाइन। टॉलेंस टेस्ट ये देता है, तो ये फिनाइल हाइड्रोक्सिलामाइन को टॉलेंस किस में कन्वर्ट कर देता है? नाइट्रोबेंजीन में, और अपने आप को क्या कर देता है? रिड्यूस। बट्स बोलो। तो अपन लोग नेक्स्ट कुछ बच रहा है इसमें कि बायोमोलिक्यूल? हाँ हो गई, 40 मिनट हो गए। ये 26 मिनट हुए ही दिखाया, रिकॉर्डिंग तो चल रही है लेकिन। ओह मैं वहाँ तो कहाँ 26 मिनट हुए, कहाँ बंद हुआ क्या? नहीं दोबारा मतलब हाँ। चल रही ना? चल रही है ना? तो बस चलो हेडिंग डालते बेटा, बायोमोलिक्यूल्स, है ना? बायोमोलिक्यूल्स। इसमें सबसे पहले अपन लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, वही मैं पढ़ा पाऊंगा, बाकी तुम्हारा पढ़ा हुआ वो मैंने सर से पूछा था तो उन्होंने बोला तो ये हमने प्रोटीन वगैरह आता है ना क्या? इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा बायोमोलिक्यूल। और बायोमोलिक्यूल में हमें हमारे ख्याल से कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है, प्रोटीन हार्मोन्स वगैरह सर ने पढ़ा ही रखा ना, पढ़ाना है क्या? बोलो भाई, क्योंकि उन्होंने नोट्स देखे बोले हम तो इससे काफ़ी ज़्यादा पढ़ाते क्योंकि बायो वाला पार्ट है ना, तो अगर कहोगे तो टाइम पास कर लेंगे, अदरवाइज तो नहीं। इसमें मैं तुम्हें काफ़ी वैसी चीज़ें बताऊंगा जो सैकराइड्स वगैरह है। चलो स्टार्ट करते हैं, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट कार्बोहाइड्रेट में। क्या? बेटा आप स्टार्ट करते 10 मिनट में रिज्वाइन करना पड़ेगा। हाँ मतलब 40 मिनट हो जाएंगे ना। चलो बायोमोलिक्यूल्स में आपको पता है कि बायोमोलिक्यूल क्या होते हैं, बताओ। बिल्कुल सही है। तो इसमें हम लोग वैसे क्या हो, तुमने सबने पढ़ा है क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स वगैरह है ना, विटामिन्स है ना, तो उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है बेटा हमारे लिए कार्बोहाइड्रेट्स। तो अपन लोग यही स्टार्ट करेंगे। क्या 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 मैं भी सुन लूँ, हाँ बताओ। अरे अच्छी बात ये तो ऐसे देख रहे हैं कि गलती बोलती है हमेशा, तुम सही भी बोलती हो, ऐसा नहीं है। हाँ क्या बोला? ये बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, सिर्फ यही होते हैं? तो ये ऐसे डिफाइन तो नहीं कर सकते हो। हाँ कार्बोहाइड्रेट्स में बोल सकते हो, बट आप बोलो कि बायोमोलिक्यूल्स पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन एल्डिहाइड होते हैं, तो गलत डेफिनेशन हो गई ना। हाँ कार्बोहाइड्रेट्स है ना। बताओ बेटा क्या हुआ? अच्छा वो हाँ तो मैं वही कर रहा हूँ, मैं पूछ
चलो, हाँ हाँ, तो वो रट्टा मारती है ना तगड़ा वाला का, तो काम भी आता है, ऐसा नहीं तुम्हारा रट्टा। पहले इसको कार्बोहाइड्रेट ही क्यों बोलते थे, पता है आपको, सबको मालूम है क्यों बोलते थे? CHH2OY ऐसे फॉर्मूले को नॉर्मली ये फॉलो करते थे, बट सभी ऐसा नहीं करते हैं। मतलब कहने का इसके पहले जो जर्नल हमें कार्बोहाइड्रेट मिले थे वो इस फॉर्मूले को फॉलो करते थे। कार्बो मतलब कार्बन और हाइड्रेट मतलब वाटर, इस फॉर्मूले को। बट बाद में ये फेल हो गया, मतलब हर जगह नहीं लेकिन काफ़ी जगह ये फेल हो गया। एक कंपाउंड में बोलूँ C6 कौन सा, एक तो C6H12O5 है ना, मैं बता रहा हूँ मेरे को। स्पेलिंग देखूं इसका क्या है, स्पेलिंग देखना पड़ेगा, कहाँ से लिखा मैंने, रामोस, रामनोस, हाँ बेटा वो देना। ये क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है, यूज नहीं होता नॉर्मली। कार्बोहाइड्रेट है, बट ये फॉलो नहीं कर रहा है इस रूल को, है ना। रैमनोस, एक बहुत सारे क्या नाम कार्बोहाइड्रेट होते हैं, बहुत सारे होते हैं। मैं ये कार्बोहाइड्रेट है बेटा, बट ये इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं कर रहा। और कोई एक एसिड भी होता, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा एसिड, शायद एसिटिक एसिड में फिट हो जाता है क्या, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट। कुछ एसिड भी होते हैं जिनमें ये फार्मूला लग जाता है और वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होते, नहीं किसी एसिड में हो जाता, मुझे एग्जैक्ट। हाँ, तो ये हमारा जो डेफिनेशन नहीं शुरुआत में ऐसे ही बना था अपन का, है ना। तो ये तो मामला हो गया बेकार कि भाई कार्बोहाइड्रेट का जो इनिशियल सोचना था तो वो लफड़ा हो गया था ख़त्म। लेकिन बनाया इसी तरह से गया था कि कार्बोहाइड्रेट जो नाम दिया गया था वो जो शुरुआती मॉलिक्यूल्स मिले थे वो इस जर्नल फॉर्मूले को फॉलो करते थे। अब हमारे पास, अब फाइनल क्या अपने पास रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट क्या है कि कोई सब्सटेंस है, ठीक है, वो या तो नॉर्मल स्टेट में, मतलब जैसे कोई ग्लूकोज जैसे रखा हुआ है नॉर्मली, है ना, कोई सब्सटेंस है वो पॉलीहाइड्रोक्सी है। कैसा है बेटा, पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड इटसेल्फ में है जो कि ऑप्टिकली एक्टिव है, या फिर उसको हम एक्वस सॉल्यूशन में डालें और उससे प्रोड्यूस हो जाएं पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। बेटा समझना, मैं कुछ प्लस कराता जाऊंगा जो आपने पढ़ा है बायो में, उसमें जहाँ पे मैं तुम्हारा कुछ मतलब कुछ प्लस पॉइंट आपको बताता जाऊंगा। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री में या रियल में डिफाइंड ऐसे होते हैं कि ऐसे सब्सटेंस जो कि पॉलीहाइड्रोक्सी हैं, एक से ज़्यादा OH ग्रुप हैं और वो कैसे हैं, ऑप्टिकली एक्टिव हैं, या फिर हो सकता है वो शुरुआती में ऑप्टिकली क्या हो, इनएक्टिव हो, बट वाटर में डालें तो वो फिर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड को क्या करें, प्रोड्यूस। ऐसे सब्सटेंस को हम बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट। तो मेरी वाली डेफिनेशन लिख लो। हाँ हाँ, क्या बोल रही थी बताओ, चलो ठीक। मान लो कोई सब्सटेंस है जो पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड है बट ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो क्या वो क्या कार्बोहाइड्रेट नहीं हो सकता है, हो सकता है। मैं प्लस पॉइंट यही बता रहा हूं कि जब उसको पानी में डालो, ऐसी भी कंडीशन हो सकती है कि कोई कंपाउंड हो सकता है ऑप्टिकली इनएक्टिव हो बट पानी में डालें, मतलब जब हाइड्रोलिसिस करें उसके बाद प्रोड्यूस कर दे कोई अगर ऑप्टिकली पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड विच इज ऑप्टिकली एक्टिव, तो फिर उसको भी कार्बोहाइड्रेट में क्या करेंगे, काउंट करेंगे। समझ में आ रहा है? प्लस पॉइंट में जो बता सकता वही यही है। लिख लो बेटा, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड
पॉलीहाइड्रोक्सी ऑप्टिकली एक्टिव कार्बोनिल कंपाउंड और कंपाउंड which produce such unit on hydrolysis are called carbohydrates. एग्जाम्पल लिखो, केन शुगर और लैक्टोज, है ना, वो आपको तो पता ही है। मैंने बस एक नया पॉइंट आपको ये बताने की कोशिश कर, हाँ आप पी लो। तो समझ में आया। प्लस पॉइंट अपने पास क्या है कि नॉर्मली हम क्या मानते हैं कि ऐसे कंपाउंड जो शुरुआती स्टेज में ही ऑप्टिकली एक्टिव हैं वो हमारे क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी। बट ऐसा नहीं है। एक और केस क्या हो गया अपने पास स्पेशल, कि जिनको पानी में डालें और इस तरह के कंपाउंड प्रोड्यूस हो जाएं जो कि ऑप्टिकली एक्टिव कार्बोनिल कंपाउंड हो, तो उस कंपाउंड को भी हम किस में काउंट करेंगे, कार्बोहाइड्रेट में। ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट को हम क्लासीफाई सबने पता है, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड के फॉर्म में उसको हम क्लासीफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, आपका तो जस्ट रिवीजन ही हो रहा। पहला हो गया मोनोसैकेराइड्स, दूसरा हो गया बेटा ओलिगोसैकेराइड्स, और तीसरा हो गया बेटा पॉलीसैकेराइड्स। बताओ बेटा, ये सब आपको पता है। मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं, कैसे पता लगा? हाँ, मतलब ऐसे सैकेराइड्स, मतलब कार्बोहाइड्रेट जिनका हाइड्रोलिसिस करें वो फर्दर ब्रेक ही ना हो। ब्रेक ही ना हो, उनका ब्रेकेज हो ही नहीं। अगर ब्रेकेज हो गया तो दो तो बन ही जाएंगे, है ना। मतलब जिसका हाइड्रोलिसिस करें तो उसका ब्रेकेज हो ना हो, यानी कि उसमें कोई ग्लाइकोलाइज लिंकेज ना हो, किसी भी तरह का लिंकेज ना हो। मतलब मोनोसैकेराइड्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनका अगर हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर रहे तो उनका ब्रेकअप नहीं होगा, मतलब उससे टूटेंगे नहीं। ओलिगोसैकेराइड क्या होते हैं हम समझे। हाँ, यहाँ पे जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो 2 to 10 इंक्लूड होता है कि नहीं होता इसमें 10 इंक्लूड होता है ना। तो ओलिगोसैकेराइड में क्या होता है, 2 to 10 यूनिट्स होते हैं, और ये तो आपको पता है 10 से भी ज़्यादा होती है, नॉर्मली बहुत ज़्यादा होती हैं। रिजवाइन तुम कर लो, तुम तो मास्टर हो भाई। इनकी डेफिनेशन लिखानी है क्या? हाँ, तुमने पढ़ा तो ही है। जस्ट जो हम कुछ नई चीज़ें बताएंगे काफ़ी अच्छी, वही आपके लिए इम्पोर्टेंट। हाँ, लेकिन एक बात है कि मतलब सर ने तो पढ़ाई होगा, है ना, और बुकलेट्स। हाँ, क्या क्वेश्चन? हो गया स्टार्ट? मानी स्टार्ट रिकॉर्डिंग कर दो यहाँ से। स्टॉप रिकॉर्डिंग है, करो आप शुरू। स्टार्ट है ना? टाइम देखो 20 सेकंड हुआ है। ठीक।
मोनोसेक्राइड, इसको किस में क्लासिफाई करते हैं? हाँ, इस सब आपको पता है। दूसरा कीटोसिस। एल्डोसिस में फंक्शनल ग्रुप क्या होता है बेटा? एल्डिहाइड, और कीटोज में कीटोन। हाँ बस, बिल्कुल। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप हमारा हो जाएगा एल्डिहाइड, और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा बेटा कीटोन। अच्छा, कितने मिनिमम कार्बन से स्टार्ट होता है बताओ बेटा? 3। कौन सा? 3 से नहीं होता ना, 3 से होता है। ग्लिसरीन भी आएगा और इसमें आएगा ट्राईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अच्छा बताओ, ये तो मतलब ये कितने मिनिमम कार्बन से स्टार्ट होगा? मतलब ये वाला, ये एन कहाँ से स्टार्ट होगा? 3, 4, 5 ऐसे चलता रहेगा। ये कहाँ से स्टार्ट होगा? 3 से स्टार्ट होगा। 3 से स्टार्ट हो जाएगा। ट्राईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट कीटोसिस होता है। मान लो हमने लिखा है CHOH CO CS से। कीटोन देखो ऐसे, एक मिनट को, CH2OH है ना? तुम कौन सा बता रही हो? ट्राई हाइड्रोक्सी। 3 हाइड्रोक्सी कहाँ से पहुँचे? ट्राई हाइड्रोक्सी कैसे हो सकता है? मुझे तो 4 से लग रहा है, लेकिन अब मुझे जहाँ तक याद है बायो का कैसे, केमिस्ट्री तो कहती कि ऐसा हो नहीं सकता है। एक, दो, तीन, चार। बेटा 4 सही आएगा, क्यों? रीजन मैं बताऊं अब। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। मतलब दोनों साइड यहाँ पे लिख जाता होगा, फॉस्फेट यहाँ जुड़ जाता होगा। मतलब नॉर्मल वो एल्डोज और कीटोज में काउंट किया जाता क्या? एक मिनट, मैं वही बता रहा हूँ क्या पास। एक मिनट का, कीटोज
कीटोस 3 कार्बन से स्टार्ट किया है। यस सर, दोनों 3 होते हैं सर। वही चीज़ है ना सर। चलो फिर इसमें ये वाला जो अगर है ऑप्टिकली एक्टिव कैसे होगा, ये वाला कंपाउंड? लेकिन वो हाइड्रोलिसिस के बाद ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए ना, इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे बेटा केमिस्ट्री के हिसाब से तो ये 4 से ही स्टार्ट करते हैं। उसका रीज़न मैं बताऊं, उसका इसको मैं केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कीटोज नहीं बोल सकता हूं। उसका लॉजिक मैं क्लियर बता दूं, एक बार बायो से हम और अच्छी तरह से देखे थे। देखो एक बात समझना, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। क्यों नहीं है? इसमें कायरल नहीं, ये कायरल नहीं, पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड जो कैसे हो ऑप्टिकली एक्टिव हो। और यहाँ पे पेपर प्लेन ऑफ सिमेट्री भी तो है, ये प्लेनर मॉलिक्यूल है sp2, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। और चाहिए क्या हमें? ऑप्टिकली एक्टिव। अगर इसका हम बोला जाए इसको टूटने के बाद दूसरा एल्डोज या कीटोज बन जाए, वो तो संभावना है नहीं। बेटा अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री कीटोज तो 4 से स्टार्ट होगा। नहीं नहीं, अरे तो फिर हम इस पे वो करेंगे ना, अभी पहली बार तो लफड़ा हो रहा है कि भाइयों से थोड़ा सा नहीं। बिल्कुल नहीं, एल्डोज तो होते हैं। चलो इसको देखेंगे, वैसे हमारे ख्याल से ये 4 से स्टार्ट होना चाहिए। 4 का तो हो जाएगा, 4 का तो बन जाएगा कैसे भी करके। यहाँ पे क्या देखो बेटा प्रॉब्लम क्या आ रही है, बेटा समझना, हमें क्या चाहिए? ऑप्टिकली एक्टिविटी। और ऑप्टिकली एक्टिविटी पता लगती है कि किसी भी टाइप की सिमेट्रिसिटी नहीं होनी चाहिए। ये प्लेनर है तो ऐसे कट जाएगा बराबर 2 हिस्से में। कोई नहीं सर, आपकी क्लास के बाद देखना, अभी आप करा दो सर। अभी चलो तो यहाँ पे n इक्वल टू में अभी मैं लिख रहा हूँ 4, 5 एंड 6 एंड 7 ऐसे करके है ना। अगर मैं एक बनाऊँ तो इस पे नंबर ऑफ आइसोमर भी निकालने को हो सकते हैं। तो मान लो लिखा अपन लोगों ने CHO, CHOH, H, CH3 ऐसे आया। ये हमारा क्या है? एल्डोज है, क्या बोलते हैं? एल्डो ट्राइओस है ना, ये एल्डो ट्राइओस है। तो इसमें ऑप्टिकल आइसोमर कितने निकल के आएंगे बताओ? एल्डो ट्राइओस ये एक काइरल कार्बन है और एक काइरल कार्बन है, तो 2 पावर n निकल के आता है ना। 2 पावर n के हिसाब से ये 2 निकल आएंगे, एक D और एक L। तो इसके टोटल ऑप्टिकल आइसोमर कितने निकल के आएंगे बेटा? 2। कैसे निकला? 2 पावर n से, तो 2 पावर 1 मतलब सॉरी 2। अगर मैं इसमें ऐसे लिखूँ बेटा CHO, CHOH, CHOH, CH3 ऐसे लिखूँ, ये हो जाएगा बेटा, ये काइरल कार्बन हो गया और एक काइरल कार्बन हो गया है ना। तो ये क्या हो गया? एल्डो टेट्रोस है ना।
ये ऐसे एल्डो ट्राइओज ऐसे करके बताएं कि आईयूपीएसी रियल वाला ये तो हमने बता दी किससे है, ये तो पता ही होगा, नहीं पता है। एल्डो टेट्रोज, एल्डो टेट्रोज 5 का होता तो एल्डो पेंटोस, एल्डो हेक्सोस, वैसे कीटोस से निकल के आता है ना। इस पे कितने निकल के आएंगे बताओ? 4 है ना, बिल्कुल। तो इसके निकल के आएंगे 2 पावर n, मतलब 2 पावर 2, 4 निकल के आएंगे ऑप्टिकल आइसोमर। ठीक है, क्या मेरा वाला? मैं इनके नाम लिखाऊं? बोलो। मैं अरे इनकी तो आवाज ही नहीं आ रही है, कुछ बोल ही नहीं रहे। कैमरे के सामने आके ऐसे बोलो, यहाँ पे ऐसे बोलो सर, कौन है इसमें आईफोन टेक तो करो फिर बोलो, इसमें बोलो मोनो, एल्डो ट्राइओस, एल्डो टेट्रोस, एल्डो पेंटोड, एल्डो हेक्सोस, ये वैसे है ना। उसे क्या हो गया? इसी तरह से कीटोन में कितने पे, मैं तो मानता हूं कीटोन में जो है 4 से स्टार्ट होता है, तो अपन लोग वो तो थोड़ा बाद में समझा देंगे। तो कीटोस, कीटो टेट्रोस, कीटो पेंटोस, कीटो हेक्सोस, ऐसे करके अपन लोग करेंगे। मैं चाहो तो टाइम वेस्ट करूं, लिखूं या रहने दूं? तुम्हारे बायो में ये लिखा है कि नहीं लिखा? लिखा कि नहीं लिखा? तो फिर लिखो, ऐसे लिख देते CHO। अरे कोई बात नहीं, मैं लिखा दे रहा हूँ, फिर रुक जरूर लिखते जाओ भाई। तो उसमें क्या है, ऐसे लिखते CHO, CHOH, CH3 लिखा है ना। इसे बोलेंगे एल्डो ट्राइओस, है ना। इसी तरह से अगर हम इसको करेंगे CHO, CHOH होल ट्वाइस ऐसे, और CH3, तो ये क्या लिखा है बेटा? एल्डो टेट्रोस। इसी तरह से अगर 4 कार्बन के लिखेंगे तो CHO, CHOH, सॉरी थ्राइस, और ये हो गया CH3, तो क्या हो जाएगा? एल्डो पेंटोस। इसी तरह से लिखा है CHO, CHOH एंड 3, और क्या हो जाएगा बेटा? 3 और 4, अच्छा 4, क्या हो जाएगा बेटा? एल्डो हेक्सोस, है ना। उसी तरह से उस पर देख लेंगे अपन लोग। यार थोड़ी सी गलती हो रही है अपन से, पॉलीहाइड्रोक्सी होते ना, तो CH2 सभी पे OH लगाते हैं अपन लोग, CH2, हाँ वो गलती हो गई, गलती से मिस्टेक हो गया। CH2 OH, CH2 OH, CH2 OH। देखो बेटा, जितने भी कार्बन होते हैं एल्डोज और कीटोज में, सभी में OH लगाना कंपलसरी होता है, सभी में, चाहे एल्डोज हो चाहे कीटोज हो। जैसे यहाँ पे लिखा बेटा CH2OH, C डबल बॉन्ड O, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ CHOH, CH3 से 1 2 3 4, यहाँ पे ये हो गया CH2OH। इसमें बोला जाए ऑप्टिकल आइसोमर निकालना, कितना निकलोगे? ये है कीटो टेट्रोस। कायरल कार्बन कितने हैं? एक ही कायरल कार्बन है बेटा, ये 2 पावर 1, कितने आ जाएंगे? 2।
इसी तरह से लिखा है बेटा CH2 COH CO CHOH CHOH एंड CH2OH। तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी कीटो 1 2 3 4 5 पेंटोस। यहाँ पे अगर कायरल कार्बन देखो तो कितने नजर आएंगे, 1 और 1 2, तो 2 टू पावर 2 कितने आ जाएंगे, 4। ठीक है, अच्छा इसी तरह से चलता है अपना। तो अपन लोग अब पढ़ रहे हैं बेटा ग्लूकोज पे, अब डिस्कशन करते हैं। ये तो समझ में आ गया, मोनोसैकेराइड इस तरह से होते हैं। बस अपन को थोड़ा सा केमिस्ट्री में और बायो में एक लफड़ा मिल गया, वही 4 से या 3 से स्टार्ट हो गया। केमिस्ट्री में ही पढ़ा है सर। वो तो एक बात है, मैं ऐसे मानता हूँ, मैं मानता हूँ ये लिखा हुआ है कहीं तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। कई बुक्स लिख देती है, नहीं कोई बात नहीं, क्लास के बाद डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं अपने को ना। ग्लूकोज, ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ग्लूकोज को सबसे पहले किससे प्रिपेयर करेंगे बताओ, पक्का? C12H22 हो 11। क्या किया बेटा, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं, है ना? तो C6H12O6 प्लस C6H12O6, एक ग्लूकोज एंड एक फ्रक्टोज। और ये होता है फ्रक्टोज, ठीक है। यहाँ पे खास बात है कि यहाँ का जो फ्रक्टोज निकलेगा फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर वाला होता है, स्ट्रक्चर। हाँ वो ऐसे ही करना पड़ता है। फ्रक्टोज ऐसे ही होता है ना, अच्छा यू आता है, ठीक है। चलो एक और कोई स्टार्च से बना सकते अपन, स्टार्च। C6 ये हो गया बेटा N प्लस NH2O H प्लस, है ना? ये तो सीधे ग्लूकोज बन जाता है ना। ये सिर्फ बनता है बेटा ग्लूकोज, ठीक। ठीक है, अब हेडिंग डालो बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज। इसमें टोटल ऑप्टिकल आइसोमर कितने बनने वाले हैं? 16, है ना? 16। तो इसमें अपन लोग डालेंगे, मान लो फाइलिंग सॉल्यूशन, टॉलेंस रीजेंट,
सैक्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, जरा सर्च करो सैक्रिक। और एक ग्लूकोनिक हाँ। दो होते हैं ना। सैक्रिक एसिड में आएगा ये ऊपर ऊपर COH लगेगा और ग्लूकोनिक एसिड में दोनों साइड ऊपर नीचे COH। उल्टा कर रहे होगे आप जहाँ तक। एक में तो दो कार्बोक्सिलिक COH इसमें लगते हैं सैक्रिक एसिड हमारे ख्याल से बनता है। दोनों लगते हैं सर, इसमें CH इसमें दोनों में लगेंगे। ये हो जाएगा COOH और हो जाएगा COOH, आई थिंक सो। अभी इसमें तो ये तो ये होता है सैक्रिक एसिड। ऐसा होता होगा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग हाँ इसीलिए है ना, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज़र है, इसको 1 डिग्री और इसको ऑक्सीडाइज कर लेता है दोनों को। और ये तीनों क्या हैं बेटा, माइल्ड ऑक्सीडाइज़र हैं। हैलोजन भी क्या होते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइज़र। तो इन दोनों में COOH ग्रुप CHO ग्रुप COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, CHOH होल 4 CH2OH, दिस इज ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड। फैलिंग सॉल्यूशन क्या देगा बेटा, रेड प्रेसिपिटेट देगा और टॉलेंस रीजेंट सिल्वर मिरर टेस्ट दे देगा। इसमें बेनेडिक्ट सॉल्यूशन का क्यों नहीं लिखा होता बुक्स में, हमने केमिस्ट्री में देखा है, कोई रीज़न नहीं नज़र आया। बेनेडिक्ट भी तो यही देगा, वो लिखा ही नहीं होता, हमने कहीं देखा। मतलब जो भी हमने केमिस्ट्री बुक देखी और बायो वाली तुमने देखी थी, उसमें भी यहाँ पे बेनेडिक्ट नहीं डालते हैं। हाँ नहीं होगा ऐसा नहीं, चलो कोई बात नहीं। कभी मैं खाली समय में सोचूंगा, अभी तो फिलहाल सिलेबस का मसला है कि भाई इसमें क्यों नहीं डालते हैं। सब जगह मैंने एक ही दो ही चीज़ें देखी हैं। ये सब इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। ये रिडक्शन ये बताएगा कि कितने कार्बन का ये कंपाउंड है ना। तो ये वाला तो चलो ठीक है, ये वाला भी आना चाहिए और ये वाला भी आना चाहिए। ऊपर वाले में 2 हाइड्रोक्सी प्लस NHCl मिल जाएगा। ये तो सिर्फ एन हेक्सेन बनता है बेटा। सर 2 हाइड्रोक्सी बनता है, अगर HI डाल रहे हैं तो क्या बन रहा है, 2 हाइड्रोहेक्सेन। क्यों, सब टूट जाता है, सारे आयोडीन लीविंग ग्रुप होते हैं, सब निकल जाते हैं, तो एन हेक्सेन बनता है। इसमें तो ये समझ में आएगा कि CH2O ग्रुप जो है रिड्यूस हो जाता है, CH2OH CHOH होल 4 CH2OH सॉर्बिटॉल। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा। ये तो कौन सी रिएक्शन हो गई अपन लोगों ने यूज़ किया था, वो एल्डिहाइड वाली। ये टेस्टिंग बताता है कि भाई जो है ये एल्डिहाइड ग्रुप है या कीटोन हो, समझना। ये जो कीटोन और कीटोन जो ग्रुप फ्रक्टोज है,
फ्रक्टोज है उसमें कीटो ग्रुप है, और ग्लूकोज है उसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, ऐसे पता करते। ये हमारा NH2OH डाला, बात समझना, ये बनाया यहाँ पे, जब ये बनाया तो ये सिप बेस बन जाएगा, है ना, सिप बेस बना कि नहीं बना। फिर इसमें SO2 पास किया, फिर इसमें यही ग्रुप डालो, है ना, तो इसमें सिप बेस बना लेते हैं, है ना। तो ये हमारा क्या बन जाएगा बताओ बेटा, ये हमारा बन जाएगा CH डबल बॉन्ड NOH CHOH होल 4 CH2OH, ग्लूको ऑक्साइम, पूरा नाम लिख लो, वही है, ग्लूकोज ही लिखा है हमने, ग्लूकोज और ऑक्साइम तो हम लोग पहले ही बोलते थे, तो इसका नाम कॉमन नेम, दिस इज ग्लूकोज ऑक्साइम। HCN से रिएक्शन लिखो बेटा, नेक्स्ट रिएक्शन विद HCN, हाँ, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। ये सब, ये तो रिएक्शन अपन ने की है, बस ये वाले याद रखना बस, है ना। रिड्यूसर है, सोडियम जब भी होता है तो एज ए रिड्यूसर ही यूज हो सकता है। ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, हाँ रिकॉर्डिंग तो हो रही है, ये सर्फिंग कर रहा। क्या नेट नहीं चल रहा क्या? नेट तो सही है। सर इस समय फ्री है क्या? वही देख सकते हैं, फ्री। अच्छा अभी ज्वाइन हो गए। सर बेटा प्रोडक्ट बनाओ। एक्सक्यूज मी सर। अच्छा आरती, आरती कुछ आवाज नहीं आ रही।
क्या तुम तो बनाना स्टार्ट करो ना ये। यस सर। कुछ पूछ रहे हो क्या? प्रोडक्ट बनाओ भाई। केमिस्ट्री में तो प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, मैं क्यों बनाऊँ ये सब, और तुम्ही को बनाना होगा। एक्सिस में है, मतलब जहाँ जहाँ हो सकती सब जगह कराना है। ऐसा है सच में? लास्ट वाला ही तो आसान है, फर्स्ट वाला तो खतरनाक है, पहले फर्स्ट वाला करते हैं। ये तो 5 टाइम होगा बस सर। इसमें। हाँ बोलो बोलो मोनू। एक, दो, तीन और 3 6, ठीक है। अगर इसकी फेनिल हाइड्रोजन से रिएक्शन करते हैं बेटा तो ये हो जाता है H2N NH एक्सपेक्टेड आंसर ये आने वाला है। एक मिनट को बना लो, फिर बाद में देखेंगे उसको क्या लफड़ा हो गया। ठीक है, अब वैसे तो राइट आंसर मैं बताऊं, फिर बाद में इसकी मैकेनिज्म दिखा देते हैं। सॉरी, यहाँ पे ये वाला कार्बन पे तो रिएक्शन समझ में आ रही है ना, बट इसके रिस्पेक्ट में जो अल्फा कार्बन है उस पर भी सिमिलर रिएक्शन होती है ना। तो ये क्वेश्चन जब भी आएगा तो गलत ही होने वाला है, अटेम्प्ट भी करने वाले हैं। क्यों होता है ऐसा, जरा समझते हैं। पहले प्रोडक्ट देख लेते। प्रोडक्ट क्या है बेटा, सिमिलर यही वाला हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर एक बार और हो जाएगी रिएक्शन। फाइनल आंसर क्या आने वाला है, मैं अगर अभी डायरेक्ट बोलूँ तो आंसर आने वाला अपने पास, जैसे यहाँ पे बना है वहाँ पे अल्फ़ा पे भी बना दो, क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड एन इस तरह से। ऐसा क्यों होता है, ज़रा हम लोग इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। ठीक है, बोलो भाई। हाँ नहीं, मैं इसीलिए तो बताया मैंने कि भाई केमिस्ट्री में एक आध दो लफड़े होते हैं तो उसको रिजॉल्व करेंगे अपन लोग। CH डबल बॉन्ड O CH OH CH OH
होल थ्राइस CH2OH। फर्स्ट टाइम रिएक्शन हो गई, कोई बात नहीं, अपन ने जैसे किया था वैसी हो रही है। H2N NH बेटा, ठीक है, ये इस तरह से रिएक्शन हो गई। तो अपना जो कंपाउंड बना है वो बना है CH डबल बॉन्ड NH एंड PH, ठीक है। ये हो गया बेटा CH OH होल थ्राइस, और ये हो गया CH2OH। क्या यहाँ पे टॉटोमेराइज्म हो सकती है? क्या यहाँ पे टॉटोमेराइज्म हो सकती है? क्यों? क्योंकि ये फेनिल हाइड्रोजीन अपने आप में क्या है? बेस है। फेनिल हाइड्रोजीन अपने आप में एक बेस है, और टॉटोमेराइज्म बेस में बहुत आसानी से अच्छी तरह से कैटेलाइज्ड हो जाती है। आपने पढ़ा टॉटोमेराइज्म एसिड कैटेलाइज्ड एंड बेस कैटेलाइज्ड। तो ये हमारा, अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में देखूं, दिस इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ये वाली पढ़ी कि नहीं पढ़ी है? अगर मैं ऐसे लिखूं CH3 CH डबल बॉन्ड NH, तो क्या ये टॉटोमेराइज्म शो करेगा? यस और नो? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अल्फा, तो कैसे होगा टॉटोमेराइज्म? CH डबल बॉन्ड N, अरे हमसे आज बहुत गलती आजकल हो रही है भाई, CH2 है ना, और ये क्या हो जाएगा? NH2 हो जाएगा। अरे ये H 1 2 3, 1 से H किस पे जाता है? 3 से, और जो 2 3 के बीच में बॉन्ड होता है वो किसके बीच में आ जाता है? 1 2 के बीच में। यही तो टॉटोमेराइज्म होता है, बोलो भाई। तो यहाँ पर चूंकि बेस रखा हुआ है तो टॉटोमेराइज्म तो पक्का होगा। तो यहाँ पे बेटा ये बन जाएगा बेटा टॉटोमेराइज्म हो जाएगा, टॉटोमेराइज्म। तो क्या बनेगा बेटा? CH डबल बॉन्ड COH NH एंड ये हो गया PH। ठीक है बेटा? ठीक है। अब होता क्या है यहाँ पे बेटा? क्या 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 बेटा? कोई एरर दिखा रहा? कितने बार ये सब करेंगे अपन लोग यार? जो भी है रहने दो। यहाँ पे खास मैकेनिज्म होती बेटा, बात समझना क्या होता है यहाँ पे। देखो बेटा, अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा बेटा यहाँ पर, इस पोजीशन पे। यहाँ पे जो ये कीटो ग्रुप हो जाएगा, है ना। तो सेकंड स्टेप में इसको अगर नोट कर लो तो मैं इसको रफ करके लिख लूँ। पहले कीटोन ये बन जाएगा, देखो बना तो हमने दिया था, ये कीटोन बन जाएगा। तो पहले बोल देती, मैंने डायरेक्ट तो बताया था। देखो मैकेनिज्म पहले समझा, जब इतना मेहनत किया तो पूरा समझाएंगे, पहले नहीं बोल सकती हो। एक बात समझे, इतना पहुंचे कि नहीं पहुंचे? ये बना टॉटोमेराइज्म हुआ। अच्छा, यहाँ पे अगर देखो ये जो बॉन्ड है
कार्बन कार्बन का बॉन्ड और ये कार्बन ये क्या ऑक्सीजन का बॉन्ड है, तो यहाँ पे भी टॉटोमराइज्म हो जाएगा वन टाइम। और अरे कीटो इनॉल फॉर्म, तो बना लो इसका इनॉल कीटो फॉर्म बना लो। एक बार और टॉटोमराइज्म करा दिया, चलो मैं, तो ये हो जाएगा CH2 है ना, यहाँ पे हो जाएगा NHPH, C डबल बॉन्ड O, CHOH होल थ्राइस CH2OH। अब हो जाएगी बार और बना लो प्रोडक्ट। तो 2 टाइम ही तो मैंने बोला था कि डबल टाइम यहाँ पे होगा। इसको ओसा जोन बोलते हैं, लिख लेना इसको, ओसा जोन, ओसा जोन, OSAGONZ, ओसा जोन। मतलब यहाँ पे डबल टाइम जो है हमारी रिएक्शन होने वाली है, क्योंकि डबल टाइम क्या होने वाला है, टॉटोमराइज्म। क्यों होने वाला, क्योंकि बेस है। हाइड्रोजन अपने आप पे जितने भी फेनिल हाइड्रोजन जितने भी हैं सब बेस होते हैं। क्या हुआ, कुछ दिक्कत आ रही? देखो सर से पूछते, सर तो नहीं लेंगे क्लास, देखो पूछो। अब स्टॉप रिकॉर्डिंग, स्टॉप करने वाला है। अब आप